दोस्त, हम लोग क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। इस बैच के माध्यम से, उजाला बैच के माध्यम से आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स मत खरीदिए। जो क्रैश कोर्स लेके आ रहा है ना, किसी किसी का भी मत खरीदिए। जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इस कोर्स में जो बताएंगे आपको वही चीज़ वही बताएगा, तो फिर क्या फायदा। ठीक है ना। आप वहाँ पर पैसा दे के लीजिएगा और यहाँ पर आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है। फ्री में तो नहीं मिल रहा है, आपका इंटरनेट लग रहा है, तो इंटरनेट तो आपका वहां पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है, बस आपका पैसा बच जा रहा है। कहने का मतलब ये है, यदि आप क्लास 12 का एग्जाम या 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं और आपको डर लग रहा है कहाँ से तैयारी करें, तो दोस्त ये देख रहे हैं ना उजाला बैच, ये क्लास 12 के लिए है। और हम आज से, आज तारीख है 13 तारीख 11वां महीना, और आज से हम आपको क्लास 10th में टाइगर बैच के माध्यम से 2026 में जो एग्जाम होगा आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, तूफान मचा दीजिएगा आप। पूरा दिल और दिमाग लगा के आप इस बैच को पढ़िए, हम भी आपको पढ़ाएंगे मजा से। और यह चैनल जो है ना, नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। यदि आपको मेरे चैनल से आपके एग्जाम में मदद मिलता है तो एग्जाम तक आइएगा, तो आप हमको कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि आपका हम कमेंट पढ़ते हैं, हर पल का कमेंट हम पढ़ते हैं और हमको अच्छा लगता है, कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो दोस्त, क्रैश कोर्स आपका लंच हो गया है, क्लास 10th का है। ठीक है ना। इसमें आपको एकदम जीरो से बताएंगे, क्या बताएंगे, जीरो से बताएंगे शून्य तक, शून्य से शिखर तक आपको लेकर चलेंगे। आप इस बैच को रोज फॉलो कर लीजिएगा। इस बैच में जितना भी दिया गया है आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। टाइगर बैच है हमारा, यह क्लास 10th की 2026 में एग्जाम जो होने वाला है, यानी आपका 2 महीने में एग्जाम होने वाला है। और आपके साथ साथ मेरा भी एग्जाम होने वाला है एनसीसी सर्टिफिकेट का। तो दोस्त, साथ में दोनों आदमी तैयारी करते हैं दबा के। ठीक है ना। तो चलिए हम ये इतिहास से शुरू करते हैं, आर्ट्स से शुरू करते हैं। ठीक है ना। क्लास 10th का ये जो विषय है ना दोस्त, आर्ट्स बहुत लोग को हिला के रख देता है। तो चैप्टर 1 है हमारा। ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका हम समरी तथ्य करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, ये समरी तथ्य ना, तो आप जब आप जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, आपका बनेगा सब का सब। ठीक है ना। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अभी टाइम 9 देखिए, यहाँ पर टाइम 9:07 हो रहा है और रात का मौसम है, 7 PM हो रहा है, अभी रात है। ठीक है ना। सब सो गया है, तो चलिए हम अपना काम करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। कह रहा है देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और हॉल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। देखिए ये बिस्मार्क जो है ना, यह किसके साथ मिल गया था, ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। ठीक है ना। तो ये बिस्मार्क नाम का व्यक्ति जो है, यह ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिला लिया, और हाथ मिला लिया ना, फिर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और हॉल्स्टीन एक राज्य है। ठीक है ना। ये दोनों एक राज्य है, जैसे अलग अलग राज्य है। स्लेस्विग और हॉल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पे आक्रमण कर दिया, यानी बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में हॉल्स्टीन और स्लेस्विग के सपोर्ट में डेनमार्क पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हो चुका था। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि पुनर्जागरण का, ये जो राष्ट्रवाद की भावना जागरण किस काल में होता है भाई साहब, तो ऑप्शन हमारा दिया रहेगा पुनर्जागरण काल में रहेगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रासा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है ना।
चांसलर, प्रासा के चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। तो ये जब बिस्मार्क था ना प्रासा के चांसलर, तो इसी के देख रेख में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। एकीकरण कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे बात करें दोस्त, देखिए ये एक जगह जगह है, प्रॉपर एरिया है, ठीक है ना। अब आप प्रॉपर एरिया में देख लीजिए, एक यहाँ पर घर है, 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 फिर एक यहाँ पर घर है, ये सब छोटे छोटे घर है ना दोस्त, है, इधर इधर है ना सब घर। तो हम कहा कि ये ना सबको ना कट कर दिए और सबको ना एक में मिला दिए। कहा कि ये सबको एक में मिला दिए, तो ये इसका एकीकरण हो गया, ठीक है ना। इस सब घर का क्या हुआ? एकीकरण हो गया। तो वही बिस्मार्क ने क्या कहा था, यानी प्रासा के चांसलर जो था बिस्मार्क, ये क्या कहता था, जर्मनी का एकीकरण किया था। ये मत समझिएगा ना कि जर्मनी का तोड़ ताड़ किया था, नहीं, वो जर्मनी बिखरा हुआ था उसको एक में मिलाया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीत के बाद स्लेस्विंग पराजय का अधीन हो गया। जब जीत हुआ ना, था स्लेस्विंग जो था ना, किसका अंदर चला गया, वो किसका किसके अंडर में आ गया, तो वह परासा के अंदर में आ गया, ठीक है ना। और हॉस्टिन जो राज है ना, यह ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ, ठीक। कैसे आपको याद दिला देना चाहते हैं कि यहाँ पर आप पहला पॉइंट पढ़े कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, ये जो बिस्मार्क था दोस्तों, ये परासा का चांसलर था ना, और ये ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया। जब मिल गया था तो ये स्लेस्विग और हॉस्टिन नाम के दो राज्य, इन दोनों राज्यों के लिए ये लड़ाई किया था, किससे? डेनमार्क पर। तो ये बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया लड़ाई किया था इसमें, तो भाई साहब ये दोनों मिल के जीत गया। तो जब जीत गया तो बोला ना कि इसको हम रख लेते हैं, इसको तुम रख लो, यानी हॉस्टिन को कौन रख लेते? देख लीजिए, ये जो स्लेस्विग है ना, ये वाला, ये आपका स्लेस्विग, ये परासा को मिल गया, यानी बिस्मार्क को मिल गया। ये हॉल्स्टिन जो है ना, ये ऑस्ट्रिया ले लिया, ठीक है ना। ये अपने कंट्रोल में इसको क्षेत्र को कर लिया। और अगला पॉइंट की गणतंत्र या प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है। ये दोनों एक ही है, आप गणतंत्र बोल दीजिए फिर प्रजातंत्र बोल दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन राजतंत्र बोलिएगा तो एकदम 100% उल्टा हो जाएगा। देखिए गणतंत्र फिर प्रजातंत्र में कहा होता है ना, इसमें लोग अपने मन से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है ना। और चुनते हैं तो, और जैसे मान लीजिए प्रतिनिधि अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो इस ये लोग उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में ना लोग ना अपने मन से प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। दूसरा बात, कोनो काम करेगा ना, वो कुछ करेगा ना, तो भाई साहब आप उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसका मन करेगा तो वही हटेगा, और वो राजा का बेटा राजा बनता है। इस परंपरा ये है राजतंत्र का। लेकिन गणतंत्र और प्रजातंत्र जो है ना, ये दुनिया के अधिकांश देश इस जो व्यवस्था, ये व्यवस्था है ना, इसको अपना रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला पॉइंट करेंगे, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्गो वंश के शासन का अंत हो गया था। देखिए जुलाई 1830 ईस्वी में जुलाई के महीने में क्रांति हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस में हुआ था। तो वहां पर जो बुर्गो वंश था ना, ये बुर्गो वंश उसको अंत कर दिया, यानी उसका शासन समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजिनी, काउंट काबू, गैरिबल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर एमेनुएल जैसे शासक में योगदानों के कारण पूर्ण हुआ था, ठीक है ना। कह रहा है कि इटली का एकीकरण, प्रश्न पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो ये 1871 में हुआ था। लेकिन ये प्रश्न हम नहीं पूछेगा कि मेजनी, काबुल, गैरिबल्डी, ये सब जो नेता है ना, ये विक्टर एमेनुएल किसके नेतृत्व से, वो किसके योगदान से होता है। लेकिन प्रश्न ये जरूर पूछेगा कि यानी इटली का एकीकरण कब हुआ था, सत्य तो 1871 में हुआ था, ठीक है ना, 1871 ईस्वी में। और के किया था इसका, आपको तो हम बताइए कि एकीकरण का अर्थ क्या होता है। इन सब बिखरा बिखरा हुआ है, उसको सबको एक में मिला दे, उसको एकीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मेजनी है, काउंट काबूल है, गैरिबाल्डी है, और ये विक्टर एमेनुएल शासक है, ठीक है ना। ये सब उसको इटली का ही कर गया था। कह रहा है कि हीगल, कांट, हमबोल्ट, जैकब, ग्रीन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। जिस तरह से ये इटली के एकीकरण में योगदान दिए थे वो लोग, तो उसी तरह से जर्मनी के योगदान में भी, यानी जर्मनी जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाने में किसका योगदान था, तो ये था हीगल था, काउंट काउर था, हमबोल्ट था, जैकब था, ग्रीन था, ठीक है ना। इन सब का योगदान था।
थोड़ा सा मेरे को रात में पंखा चल कर सो गए थे और हमको लग गया है ठंड, दिक्कत हो गया है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। कह रहा है कि ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। ठीक है ना। जो ईसाई धर्म है ना, यह किस में दो भागों में विभक्त था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च में। याद रखिएगा। ये जो ईसाई धर्म था ये किस में विभक्त था, दो में, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च, इन दोनों ही धर्मों में ये विभक्त था। अगला पॉइंट कह रहा है कि रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। ठीक है ना। ये जो ईसाई लोग हैं ना, ये रूस और यूनान में भी रहते हैं। तो ये जो लोग थे ना, रूस और यूनान, जो रूस और यूनान के जो लोग थे ना, ईसाई लोग, ये ना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए, पॉइंट कर रहा है कि फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। तब वियना में 1815 में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियना कांग्रेस बोलते हैं। तो उस वियना कांग्रेस में ना, ये जो बुर्बोवंश है ना, ये खत्म हो गया था ना। तो इसको लोग का मेटरनिक था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, वही ना क्या किया था ना, बोला ना कि बुर्बो राजवंश को हम लोग फिर से यानी फ्रांस में स्थापना स्थापना करते हैं। ठीक है ना। ये वियना कांग्रेस, ये वियना कांग्रेस का उद्देश्य यही था ना दोस्त, कि जो नेपोलियन था ना, देखिए नेपोलियन था ना, यूरोप में तहलका मचा दिया था। यानी यूरोप में अच्छा अच्छा काम कर दिया था। तो ये जितने भी ये सब, ये जितने भी थे ना, ये क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं जो दोस्त ये पुरानी परंपरा को चलाना चाहते हैं। जैसे ये मेटरनिक जो था ना, ये घोर प्रतिक्रियावादी था। इसका कारण ये है ना कि ये कहता है कि जो पहली व्यवस्था थी ना वही अच्छा है। यानी कहने का मतलब ये पहले राजतंत्र था, यानी राजा शासन करता था, और अभी लोकतंत्र हो गया है, लोक शासन करते हैं। तो ये आएगा मेटरनिक, बोलेगा ना नहीं, जो राजा शासन करता है ना वही अच्छा है, ये वाला जो लोक शासन करे ये वाला अच्छा ना है। ठीक है ना। तो ये आप इसी को समझ लीजिएगा। तो ये जो नेपोलियन का युद्ध था ना, नेपोलियन जितने भी यूरोप में ताका मचाया था, तो उसको ठीक करने के लिए, पहले के जैसा करने के लिए, तो वियना कांग्रेस हुआ था। 1815 में हुआ था। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में हुआ था। इसका एथिक चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। ठीक है ना। मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनारी संगठन से था। किससे था, कार्बोनारी संगठन से था। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ये जो है ना, ये ऑस्ट्रिया जो था ना, ऑस्ट्रिया या इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था ना, ये इसके विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया चाहता था ना कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, यानी एक में नहीं मिले। कैसे, मेटरनिक था वहां के ऑस्ट्रिया के चांसलर। तो मेटरनिक ने नहीं चाहे कि सब सुधार हो, वो तो चाहे कि जैसे बोले था वैसे वैसे ही रहे। ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रिया जो था ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो चाहने या ना चाहने में कुछ है तुमको, ये तो होके रहेगा। कोई शक तो है ना, समय बदल गया है, हो सकता है तुम भी खुद को बदल लो। अगला पॉइंट कर रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछता है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था, तो भाई साहब प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है ना। प्रधानमंत्री के पद पर हुआ था। अच्छा, गैरीबल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ये भी प्रश्न पूछता है, गैरीबल्डी पेशे से क्या था, तो वो नाविक था। क्या था, नाविक था। अगला पॉइंट कर रहा है जर्मन। अगला पॉइंट कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यापारियों की एक संस्था थी, जाल वेरिन थी। ठीक है ना। व्यापारियों की कैसी संस्था थी, उसका नाम क्या था, तो जाल वेरिन नाम था। क्या नाम था, जाल वेरिन।
रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। यही प्रश्न पूछता है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। देखो सही बोलो ना दोस्त, तुमको चाहने आना चाहने कुछ होगा ना। तुम्हारा फरवरी के सेकेंड वीक में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तुमको अभी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी कमजोरी है। पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, कोई ऑप्शन ना है। पढ़ाई से तुम भाग नहीं सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फायदा ये है कि तुम आज से ही पढ़ो, ये मत सोचो कि 10 वीडियो मिल जाएगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं, गलती बात। अगला पॉइंट कर रहा है कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इसको पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछेगा। अगला पॉइंट कर रहा है सेडॉन। सेडॉन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। किस युद्ध में जर्मनी का जन्म हुआ था? यानी जो सेडन की युद्ध है ना, इसमें ना एक शक्ति जब डूबी ना, यानी एक शक्ति कमजोर पड़ी, तो दूसरा यूरोपीय शक्ति जर्मनी का आगमन हुआ था, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहा सेडन का युद्ध फ्रांसा और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है ना। सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांसा फ्रांसा और फ्रांस। फ्रांस एक समय में ताकतवर देश था, ठीक है ना। वही ना बोल रहा है कि सेडन के युद्ध में जब फ्रांस हारा ना, तो भाई साहब ये आपका जर्मनी का दबदबा उठेगा। अगला पॉइंट करें कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया था, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया था। कब? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1848 में। अगला पॉइंट करें कि वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ पोप रहते थे वे इटली के प्रभाव से बचा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो वेटिकन सिटी है ना दोस्त, वेटिकन सिटी ये आप जाइएगा ना, ये आपका ओइजे है, वेटिकन सिटी इटली में, ठीक है ना। इटली में, इटली के प्रभाव से ये बचा रहा। इटली में वेटिकन सिटी एक शहर है, और वहाँ पर पोप जो है ना, धर्म गुरु जो सबसे ऊंचा होता है, वही रहता है इस वेटिकन सिटी में रहता है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया था, ठीक है ना। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और वहां जब बन गया ना, तो वहां का शासक किसको बनाया गया? तो बवेरिया का था, कहा था बवेरिया का था, उसका नाम क्या था? ओटो, ठीक है ना। ओटो को यूनान का शासक बनाया गया था, वो बवेरिया था। अगला पॉइंट करें कि हंगरी की राजधानी क्या है? तब बुडापेस्ट। दोस्त हंगरी की राजधानी क्या है? तब बुडापेस्ट, ठीक है ना। हम भी इंटरनेट लगा लिए हैं, अब कोई मोह माया नहीं है। अब तो वीडियो ही अपलोड हो, पढ़ाई होगा दबा के और वीडियो अपलोड होगा दबा के। और आप भी पढ़िए मन लगा के दोस्त, ठीक है ना। कोई हमारे और आपके पास कोई 10 बीघा जमीन है, ये बेच के आराम से खाते रहेगा। पढ़ना तो बाबू पढ़िए, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अब तुम सो के पढ़ो या जग के पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पढ़ाई करो मन लगा के, तुमको कोई नहीं पूछ सकता है। यार कंपटीशन कुछ ना है, कंपटीशन के नाम पे बस सब ऐसे ही ढोंग पीट रहा है। खास में तो तुम जो तुमसे कह रहा है ना कि जो भी तुमसे स्टूडेंट कह रहा है ना कि कंपटीशन है, उसको बुलाओ मेरे पास, उस बेवकूफ को समझाओ, उससे पूछो तुम को घंटा पढ़ाई करते हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है? तो मुंह भरा देगा, कहेगा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे तो बेवकूफ, जब तुम्हारा सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम कैसे, तुम्हारा कैसे एग्जाम करेगा? ठीक है ना। और वही लोग आके ढोल पीटेंगे, जब क्लास में पढ़ाया जाए तो पढ़ेगा नहीं, और जाके ढोल पीटेगा बाहर, कंपटीशन हार्ड है हमारे, कोई एग्जाम में क्वेश्चन इतना है था। बेवकूफ, पढ़ाई कर लो, समय है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अगला पॉइंट करा है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था, ठीक है ना। मेजनी क्या था? ये एक सेनापति था। क्या था? सेनापति था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट करा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था, ठीक है ना।
अगला पॉइंट कर रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। यह मेटरनिक जो था ना, घोर प्रतिक्रियावादी था। ये नहीं चाहता था ना कि ये जो नया नया चीज हो, ये चाहता था जो पहले से है परंपरा चलती आ रही है वही चलने दो। ठीक है ना। यानी आपसे बात करें तो वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था, तो मेटरनिक ने किया था। ठीक है ना। तो मेटरनिक कहा गया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने गैरीबल्ड की जीवनी लिखी थी। देखिए ये जो लाला लाजपत राय है ना दोस्तों, ये ना ये भारत के हैं। और ये ना देखे थे ना यूरोप में जो गैरीबल्ड है ना, मतलब अपने देश के लिए ना बहुत कुछ किया। और जब इसका देश आजाद हो गया ना, तो ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ दान दौलत अति देश के नाम सब करके बेचारा किसान बन गया। सोच लीजिए, किसानी खेती करने लगा। सोच लीजिए गैरीबल्ड। इसीलिए लाला लाजपत है ना, इसकी जीवनी लिखी थी गैरीबाल्डी। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण प्रासा के नेतृत्व में हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रासा के शासक विलियम ने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। ठीक है ना। यानी प्रासा के शासक विलियम ने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। पराशा का चांसलर कौन था, तो विलियम था। ठीक है ना। यह किसको चांसलर बनाया था अपना, तो बिस्मार्क को। सलाहकार सब राजनीति में बिस्मार्क लिखता था। ये बिस्मार्क मतलब इतना चालाक था ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चलाता था। कहने का मतलब ये है कि आपको कहानी सुनाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए मान लीजिए ना, एक आदमी है ठीक, और ना उस आदमी को दबाया जा रहा है, और उस आदमी को दबाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप देखिए देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका ध्यान सुनिएगा। ये बिस्मार्क कितना तेज था, देखिए हम आपको 500 से देना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए एक आदमी ये है, ठीक है ना, और एक आदमी ये है, और एक आदमी ये है। तो ये जो आदमी है इसको सताया जा रहा है। इसको क्या कर रहा है, ये दुनिया के लोग मिलकर इसको, इस आदमी को, ये जो आदमी है इसको लोग सता रहा है। ठीक है ना। जब लोग इसको सता रहे हैं तो ये जाके बड़ा मंच पे कह नहीं सकता है, डायरेक्ट नहीं कहेगा। तो जब डायरेक्ट नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, तो ये देखिएगा ना अगल बगल कौन ऐसा व्यक्ति जो है ना जिसके पास बड़ा मंच है। ठीक है ना। तो ये देखा ना, अरे इसके पास बड़ा मंच है ना, तो चलो इसे हम दोस्ती करेंगे। इका क्या ना, जाके इसे दोस्ती कर लिया, हरी आदमी है इसे दोस्ती कर लिया, दोस्ती कर लिया ना। तो देखिए देखिए इसको में और इसको में एक दिन लड़ाई हो गया। यानी इसको में और इसको में क्या हुआ, एक दिन लड़ाई हो गया। जब लड़ाई हो गया ना, तो ये जो आदमी है, ये आदमी बिना बताए हुए ना इसके साथ चला गया। क्या किया, इसके साथ चला गया और जाके शांति समझौता हुआ था। यानी जब लड़ाई हुआ ना, इसको में और इसको में लड़ाई हुआ ना, तो ये दोनों मिल के ना एक जगह शांति किए, एक जगह मिल के क्या किए, शांति समझौता किए। ठीक है ना। तो ये आदमी जो था, ये वाला था, ये देखा ना कि अरे इससे हाथ मिला लो, इससे हाथ मिला लेंगे ना तो हमको यहाँ पर जाने के लिए मौका मिल जाएगा, और यहाँ पर दुनिया के बहुत से देश क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। ठीक है ना। और ये मेरा बात ध्यान से सुनेंगे। तो ये बताओ, ये जो आदमी है ना यहाँ पर चला गया, ठीक है ना, और ये अपना बात खत्म कर लिया ना, तो ये जो आदमी गया था ना, तो पीछे से बोल दिया ना कि देखिए मेरे साथ भी अत्याचार हो रहा है। ठीक है ना, मेरे साथ भी क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत से लोग बैठे रहेंगे, तो क्या इसका बात ना सुनेंगे। इस रूम में बहुत से लोग बैठे हैं तो इसका बात सुनेंगे ना। तो ये बिस्मार्क ऐसे ही एक बार किया था, जबकि ये जो था ना, ये देश, जैसे मान लीजिए ये देश है, ये देश जो था ना इसे सपोर्ट नहीं मांगा, तब पर भी ये सपोर्ट दिया था इसको। हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक है ना। ठीक, कितना बिस्मार्क चतुर था, दूसरे कांधे पर रखकर बंदूक चलाता था, सोच लीजिए। अगला पॉइंट करेंगे कि बिस्मार्क हीगेल के विचार से प्रभावित था। ठीक है ना। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, हीगेल के विचार से प्रभावित था। चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो गया, और अब हम चैप्टर 2 देखेंगे। ठीक है ना। देखिए चैप्टर 2 है हमारा, कह रहा है कि समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है ना। समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट की ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। ऑप्शन पहला मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स के बाद का समाजवाद। ठीक है ना। यानी समाजवाद को 2 भाग में बांटा जाता है,
पहले के यानी मार्क्स के पहले के जो समाज था उसको समाजवाद कहते हैं, और जो मार्क्स के बाद का समाज होता है, ठीक है ना। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, ठीक है ना, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के लियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई को हुआ था। कौन साल में हुआ था? 1818 में, यानी वियना सम्मेलन के बाद में हुआ था। ठीक है ना, वियना सम्मेलन के 3 साल बाद हुआ था। भाई साहब, वियना सम्मेलन आपको 1815 में हुआ था, ये वियना सम्मेलन के 3 साल बाद हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 में। को जर्मनी जर्मनी हुआ था, जर्मनी के एक प्रांत है राइन प्रांत, ठीक है ना, वहीं पर ट्रियर ट्रियर नगर है। क्या है? ट्रियर नगर। 21 परिवार में जन्म हुआ था, यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। ये वाला पॉइंट जरूरी है, कब जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने एंजेलस के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है ना, किसके साथ मिल गया था? तो एंजेलस के साथ मिल गया। किसके साथ मिल गया था? एंजेलस के साथ मिल गया था। कब? 1848 ईस्वी में ये साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसे आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, आधुनिक समाज का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए, ये प्रश्न जरूर पूछता है, दास कैपिटल रचना किसने की थी? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? साथियों, आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अच्छा, कब किया था? तो 1867 में किया था। ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें तो भारत में उस समय 1857 की क्रांति हो गई थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट कर रहे हैं कि जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाए। ठीक है ना, ये जो आपकी दास कैपिटल है ना, इस दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्या कहता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? भाई साहब, दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहता है? दास कैपिटल को। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो रूस में हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। ठीक है ना, रूस में किसका शासन था? तो रोमनोव राजवंश का शासन था। किसका था? तो रोमनोव राजवंश का शासन था 1917 से पहले रूस में। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जब रोमनोव राजवंश का शासन था रूस में, तो उस समय रूस में राजा को क्या कहा जाता था? जार। क्या कहा जाता था? जार। ठीक है ना, रूस में। अगला पॉइंट कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। दूसरा बात अगर बात करें हम, तो दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है ना, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्त ना, ये इस देखिए दूसरा विश्व युद्ध काहे हो गया था जानते हैं? ये प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था ना, ये प्रथम विश्व युद्ध में जो देश हारा था ना और जो देश जीता था, जो देश जीता था ना, उस हारे हुए देश पे इतना मतलब कि अत्याचार, इतना बेइज्जती कर दिया ना उसको। वो बेचारा अपना देखा कि अभी कोई बात ना, अभी तो हम कमजोर है ना, अभी हम कमजोर है ना, ताकतवर हमको होने दो, तब तुमको हम होश बिगाड़ते हैं तुमको। ठीक है ना, जर्मनी पे ये था ना, मतलब कि ये सब क्या किया था ना, बैन कर दिया था। तुम 1 लाख सेना रखोगे, ऐसे करोगे, पूरा नेवी नहीं रखोगे, तुम एयरफोर्स नहीं रखोगे। मतलब ये जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश जीता था ना, है, आज जो देश हारा था, जीता हुआ देश, हारा हुआ देश का इतना बेइज्जती घंघोर किया था ना, वो बेचारा पागला गया था। भाई साहब, मतलब तुम्हारा बेइज्जती कैसे कर दिया? कोई दिक्कत ना, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, कोई दिक्कत ना, हम तुम्हारे बात को मानते हैं, लेकिन याद रखना, मौका मिले तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये एक राष्ट्र संघ बनाया गया था, राष्ट्र संघ बनाया गया था देख रेख करने के लिए कि बाबू तुमको हम बनाते हैं ना, तुम दूसरा विश्व युद्ध मत होने देना। लेकिन राष्ट्र संघ बेवकूफ देखते रह गया था, कुछ नहीं, ये तो कुछ कर नहीं, ये तो कुछ कर भी नहीं किए। सोच लीजिए, ये राष्ट्र संघ बनाया गया था कि तुम दूसरा विश्व युद्ध मत होने देना। इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड ना सोच रहा था ना कि हम क्या करेंगे ना, अब मतलब अपने हथियार कम करेंगे। क्या करेंगे? हथियार कम बनाएंगे। लेकिन देखा ना, जर्मनी का इरादा बदल रहा है। यानी 1934 में कुछ सम्मेलन हुआ था,
उसका इरादा बदल रहा है ना जर्मनी क्या बाकी और देशों का। तो ये इंग्लैंड सावधान हो गया, बोला ना 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 ना, गलती हो जाएगा। वो हथियार घटाने की वजह से हथियार बढ़ाने लगा। काहे कि हम अपने रक्षा करें खुद से। युद्ध तो होना ही था, कोई शक न था। काहे से भाई साहब, मेन मुद्दा यही था कि तुमने मेरा बेइज्जती किया है, इतना इंसल्ट किया है और मेरे पे इतना काजत थोप दिया है कि हम तुमको छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, हाँ, तो कह रहा है अगला पॉइंट कि लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा की थी। ठीक है ना। लेनिन ने कब की थी एनईपी घोषणा, नई आर्थिक नीति की घोषणा? तो भाई साहब 1921 में। कोई कुछ कहे भाई साहब, एसएसटी पढ़ने में इतना मजा आता है ना, हमको दुनिया का कोनो चीज पढ़ने में मजा नहीं आता, सही बोले। कैसे ऐसे एसएसटी में हमको दुनिया दिखता है, बाकी साइंस में दुनिया ना, वो लोग ब्रह्मांड दिखाता है, लेकिन दुनिया दिखता है इसमें। कैसे कहा रखा हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है, अब मैथ तक आए होते, मैथ तब मत पूछिए, ये तो भाई हमको पागल कर देगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ठीक है ना। कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ था? तो 1861 हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कब हुआ? कहा पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला पॉइंट करें, कार्ल मार्क्स यूरोपीय समाजवादी नहीं था। ठीक है ना। यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवाद नहीं था। अगला प्रश्न करें कि वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की अनुपम रचना है। ठीक है ना। वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय। प्रश्न कैसे पूछेगा? वार एंड पीस के रचना कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय। ये भी प्रश्न पूछेगा कि इंडिका के रचना किसने था? तो मेगास्थनीज। ठीक है ना। और ये आपका अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये सब प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी मृत्यु लेनिन की? 1924 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय वहां का शासन था। जब रूस में क्रांति हुआ था ना दोस्तों, तो उस समय राजा कौन था? तो जार निकोलस। कौन था? निकोलस था, निकोलस दूसरा। ठीक है ना। जार का हम लोग राजा को कहते हैं, तो जार। तो भाई साहब निकोलस द्वितीय था वहां का शासक। जब रूस में क्रांति हुआ था तो वहां का शासक कौन था? निकोलस द्वितीय था। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है ना, लेनिन के द्वारा। एनईपी, नई आर्थिक नीति। देखिए हम आपको जब पढ़ाए थे ना, लेनिन के द्वारा 1921 में नई आर्थिक नीति एनईपी लागू हुई थी। कह रहा है अगला पॉइंट कि रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तब ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। अगला पॉइंट कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी का जनक माना जाता है। ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। रूसी गुप्त पुलिस संगठन का नाम चेका था। ठीक है ना। रूसी गुप्त पुलिस संगठन का नाम था चेका। ये रूस में जो आपका गुप्त पुलिस थी, जिसको हम लोग आज के डेट में रॉ बोलते हैं, रॉ एजेंट भारत में, उसको रूस में क्या था? चेका था। उसका नाम क्या था? चेका था। कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हो गई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता था। क्या कहा था? ड्यूमा कहा जाता था। रूसी संसद को क्या कहा जाता था? ड्यूमा। क्या कहा था? ड्यूमा। जिसे आज आज आप अपने संसद को पार्लियामेंट कहते हैं ना, है? तो उसी तरह से रूस में उस समय ड्यूमा कहा जाता था।
अगला पॉइंट कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है ना। अक्टूबर क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को। किस क्रांति को कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति को क्या कहता है? अक्टूबर क्रांति। अगला पॉइंट कह रहा है सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी 1991 में। सोवियत संघ ना दोस्त 15 देशों में टूट गया था। ये जब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब देखते हैं ना, बेलारूस, ये यूक्रेन, ये सब उसी का भाग था, रूस का भाग था। यानी 1991 में रूस को तोड़ दिया गया था, जिसका नाम था सोवियत संघ। आज हम उसको रूस बोलते हैं, यूएसएसआर। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस जापान से पराजित हुआ था। ठीक है ना। ये 1905 ईस्वी के रूस और जापान में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। जानते हैं ये जो युद्ध हुआ ना दोस्तों 1905 ईस्वी में, ये उस समय ना अफ्रीका महाद्वीप में भी छोटे छोटे जो देश है वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे। और उसी समय से बात करें ना, ये जो यूरोप के लोग थे ना, ये लोग सोचते थे ना कि जो ये यूरोप के लोग हैं ये अपने सर्वश्रेष्ठ है, पूरी दुनिया में सबसे पढ़े लिखे और सबसे अच्छे यही है, बाकी लोग बेवकूफ है। तो उस समय ना ये आपका जो जापान था ना रूस को हरा दिया। क्या किया? रूस को हरा दिया 1905 में जो युद्ध हुआ ना। अब इस समय बेइज्जती हो गया। तो अब दो अफ्रीका महाद्वीप है, इसको लोग हरे समय तो हमको बेवकूफ बना रहा था, इसको जापान हरा दिया। ये तो कैसे, ये तो यूरोप हार गया। जब यूरोप हार गया ना तब लोगों को अंदर से एगो ना होता है, क्या बोलते हैं उसको, मानसिक गुलामी से आजाद हुआ। ये अब लोगों को लगा ना कि नहीं, यूरोप के लोग हमसे काबिल नहीं है, हम भी काबिल है। कैसे आपको बिहार में कैसे बिहार में लालू यादव थे ना, क्या किए थे? गरीब लोगों को मानसिक रूप से गुलामी से आजादी दिलाए थे। और आज भी मानसिक रूप गुलामी है। हम देखे अभी अभी देखे लगले में, उसको खिला पिला दीजिए ना, वो आपका गुणगान गुणगान करेगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जापान हरा दिया रूस को ना, रूस को हरा दिया। तो ये लगा ना कि अरे ये तो मतलब कि हम लोग यूरोप को भी हरा सकते हैं, यानी यूरोप हमसे सर्वश्रेष्ठ रहा है। ये लोग के मन से मिथक जो भावना थी ये टूट गई। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। अगला पॉइंट कह रहा है कि 14 जुलाई 1889 ईस्वी को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन हुआ था। यानी 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब होता है? 1 मई को। हिंद चीन में राष्ट्रीयवादी आंदोलन, ये हम आपको पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज पूरा पढ़ेंगे। और देखिए 37 मिनट का वीडियो होगा ना, अब हमको कोई दिक्कत है कैसे, अब मेरे पास इंटरनेट हो गया है, अनलिमिटेड वाईफाई हो गया है। अब हम वीडियो अपलोड करेंगे। पहले हम 4 साल से सोच रहे थे। ठीक है ना। अभी भी लगवा दिए हैं लेकिन अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, हिल जा रहा है। तो कल आएगा मिस्त्री, बढ़िया से फिट करेगा। बाकी लोग, आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम भी आपको भी बढ़िया से वीडियो अपलोड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, प्रतिदिन हम अपलोड करेंगे। अभी आपको 1 घंटा का रोज करेंगे दोस्तों, तो आपको आराम से हो जाएगा, घबराइए मत। हम आपको पूरा बढ़िया से तैयारी करवा देंगे। जाके पढ़ के मेरा वीडियो जाइएगा, मार दीजिएगा हिला के, कोई नहीं रोकेगा। कह रहा है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हम इसे कलर चेंज करके ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है ना। हिंद हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कह रहा है पहला पॉइंट कि जोगुन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। ठीक है ना। अनामी दल की स्थापना किसे की थी? तो जोगुन आई। थोड़ा नाम आपको मिलेगा, कोई दिक्कत ना, उसको मैनेज कर लीजिएगा। अगला पॉइंट करेंगे 1925 ईस्वी में हो चिन मी ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। हो चिन मी, ठीक है ना। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था? तो हो चिन मी ने। कब किया था? तो 1925 में किया था। और अपन करेंगे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दोस्त 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं की थी, पानी से आने वाली रास्ते की खोज की थी। ठीक है ना। पानी से जो रास्ता यूरोप से आता था ना भारत की ओर, उस रास्ते को खोज किया था 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है ना। भारत कोई भुलाया नहीं था, बोले लोगों को नहीं पता था कि इस समुद्र के द्वारा भी यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं।
अगला पॉइंट क्या है कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी चीन पहुंच गए। ठीक है ना, हिंद चीन पहुंच गए। फ्रांसीसी व्यापारी यही सब कब पहुंच गए? 17वीं शताब्दी में हिंद चीन पहुंच गए। हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांति आंदोलन था। ठीक है ना, हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांति आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसका नेता हुन फूसो था। कौन था? हुन फूसो था। बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी, बौद्ध धार्मिक क्रांति आंदोलन का नेता कौन था? हुन फूसो। ठीक है ना, कब शुरू हुआ था? तो 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। और दोस्त 1939 में यानी आपका दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था जून के महीने में। अगला पॉइंट क्या है कि 25 दिसंबर 1955 को ईस्वी को 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस के चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था और सुयन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। यानी आपको हम बात करें तो 25 दिसंबर 1955 में लाओस में चुनाव हुआ था। ठीक है ना, लाओस कंबोडिया वियतनाम ये देश है, तो ये लाओस एक अलग देश है। तो लाओस में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, और जो चुनाव हुआ था ना, राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अगला पॉइंट कहा है कि 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है ना, कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया था? 9 अक्टूबर 1970 को। कब किया गया था? 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को क्या किया गया था? गणराज्य घोषित किया गया था। कब? 9 अक्टूबर 1970 को। ठीक है ना। अगला पॉइंट कहा है कि 1783 ईस्वी में लेकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। तोकिन हुआ। ठीक है ना, 1783 ईस्वी में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। ठीक है, तोकिन में कौन कौन सी देश की सेना गई थी? तो फ्रांस की सेना आई थी। कब? 1783 में। अगला पॉइंट करें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोनी कहा जाता है। जो हिंद चीन है ना, वहां पर ना जो बसते थे लोग ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी आके रहते थे, जो बसते थे, उसको कोलोन बोला जाता था। अगला पॉइंट क्या है कि 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग कुआंग दे थे। ठीक है ना, यानी 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ जो था ना, ये दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। ठीक है ना, और उसके नेता कौन थे? कुआंग थे। कौन थे? फुआंग थे। कुआंग कुआंग दे थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन जो एरिया है ना, ये जो आपका देश है ना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो देश है ना, उस समय ना इसको ना हिंद चीन बोला जाता था। क्या बोला था? हिंद चीन। कह रहा है कि 4वीं शताब्दी में कम्बुज कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। कम्बुज। ठीक है ना, 4वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र कौन बना था? कम्बुज बना। कौन बना? कम्बुज। बोला कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आपका कंबोडिया में। ठीक है ना, सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कराया था? सूर्य वर्मा द्वितीय, अंकोर मंदिर का निर्माण। अगला पॉइंट करेंगे फान फान बाई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर देता है। ये जो फान बाई चाउ है ना, इन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम नामक ये बुक लिख दिया था।
जैसे ही लिखे ना तो वियतनाम में पूरा हलचल तहलका मच गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता किन के बीच में हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में। कब हुआ था? मार्च 1946 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय निक्सन अमेरिकन राष्ट्रपति थे। जो हिंद चीन क्षेत्र है ना, लाओस कम्बोडिया वियतनाम, तो उस क्षेत्र में अंतिम जो युद्ध हुआ था ना समाप्ति के समय ना, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। कह रहा है कि रसेल जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ये रसेल जो थे ना, इन्होंने ना एक अदालत लगाया, बोला ना कि वियतनाम में जो युद्ध हुआ ना, इसका दोषी कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका इतना बम गिराया था ना वियतनाम में ना, कि वियतनाम के लोग पागल हो गए थे। जहां पर खेत जुत रहे थे तो बम फाट जा रहा था जमीन में। सोच लीजिए, करोड़ 27 करोड़ शायद बम गिरा, 27 करोड़ बम गिरा था, सोच लीजिए। अगला पॉइंट करेंगे, वियतनाम को अनौपचारिक रूप से 1945 ईस्वी में आजादी मिल गई थी। ठीक है ना, वियतनाम को आजादी कब मिली थी? 1945 में। अगला पॉइंट करेंगे, 1975 ईस्वी में वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर वियतनामी समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, 1975 में वियतनाम को दो भागों में तू काट दिए गए थे ऐसे। तो 1975 में इसको मिला दिया गया पूरा। अगला पॉइंट करेंगे, 1974 ईस्वी में पेरिस शांति संधि हुआ था। ठीक है ना, पेरिस शांति संधि को बता 1974 ईस्वी में। अगला पॉइंट करेंगे, 1930 ईस्वी में हो चिन मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हो चिन मिन। किसने किया था? हो चिन मिन ने। कब किया था? 1930 में। अगला पॉइंट करेंगे, वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। ठीक है ना, वियतनामी राष्ट्रवाद इस परिस्थिति में तो औपनिवेशिक में, यानी औपनिवेशिक कार्यवाद एक दूसरे के अंतर्गत में था। अगला पॉइंट कह रहा है कि हो चिन्मी का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। हो चिन्मी का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई क्वेक था। अगला पॉइंट करें, कंबोडिया का आधुनिक नाम कंपुचिया था। ठीक है ना, कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या था? कंपुचिया। क्या था? कंपुचिया। भाई साहब, कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या था? कंपुचिया था। चैप्टर 3 पढ़ ली। अब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है हमारा। भारत में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद पढ़ेंगे।